तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऊष्मागतिकी के अंतर्गत कार्य और ऊर्जा की बात करेंगे। वर्क एंड एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं कि कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है। जब तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, अर्थात तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है, तब तंत्र की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यह ऊर्जा का परिवर्तन कई प्रकार से होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऊष्मा, प्रकाश, कार्य आदि। अतः कार्य ऊर्जा परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। यदि तंत्र के द्वारा उसके पारिपार्श्विक पर कार्य किया जाता है, ठीक है, तब तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है। समझ लेना इस चीज को। अगर तंत्र द्वारा पारिपार्श्विक पर कार्य किया जाता है तो तंत्र के आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो भी सिस्टम के अंदर एनर्जी होगी उसके द्वारा ही कार्य किया जाएगा, अतः एनर्जी जो भी सिस्टम का है उसमें कमी आएगी, तो आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है और पारिपार्श्विक की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जो भी ऊर्जा में यहाँ तंत्र में कमी हो रही है वो कहाँ जाएगा? सराउंडिंग्स में पारिपार्श्विक हो जाएगा, तो वहां की ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यदि पारिपार्श्विक द्वारा तंत्र पर कार्य किया जाता है तो तंत्र की ऊर्जा बढ़ जाती है व पारिपार्श्विक की ऊर्जा कम हो जाती है। यह तभी संभव होता है जब ऊर्जा परिवर्तन ऊष्मा में रूपांतरित नहीं हुआ हो। मतलब ऊष्मा के किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हमारा प्रथम नियम यही बोलता है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही हम उसको बना सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो तंत्र की ऊष्मा में कमी होगी तो पारिपार्श्विक बढ़ जाएगी, पारिपार्श्विक ऊर्जा में कमी होगी तो तंत्र की ऊष्मा या ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऊष्मागतिकी में तंत्र सदैव ही किसी बाह्य बल के विपरीत कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, वैद्युत बल के विपरीत वैद्युत कार्य होता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध गुरुत्वीय कार्य होता है, यांत्रिक बल के विरुद्ध यांत्रिक कार्य होता है, दाब के विरुद्ध प्रसार्य कार्य होता है। इसी प्रकार से कई एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। अतः ऊष्मागतिकी में कार्य उस मात्रा को कहते हैं जो किसी तंत्र की परिसीमा से किसी परिवर्तन के दौरान प्रवाहित हो रही हो। प्रत्येक कार्य दो गुणांकों, कौन कौन से गुणांक है? दो गुणांक, एक तो हो जाएगा आपका, इसको बोलते हैं तीव्रता गुणांक, और दूसरा है धारिता गुणांक। ठीक है, प्रत्येक कार्य दो गुणांकों, तीव्रता गुणांक और दूसरा धारिता गुणांक के गुणनफल के बराबर होता है। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तीव्रता क्या बोलते हैं हम? इंटेंसिटी। तो इसको ये हो जाएगा इंटेंसिटी फैक्टर, और धारिता मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी फैक्टर। तो हम कह रहे हैं कि कार्य जो है इन दोनों ही गुणांकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वर्क है, कार्य, वो किसके बराबर हो गया? वो हमारे हो गया तीव्रता गुणांक इंटू धारिता गुणांक है। ठीक है, इस प्रकार से हम कार्य को परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर हम लें, जैसे पहला लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर यांत्रिक कार्य, ये किसके बराबर होता है, बल और विस्थापन के। तो तीव्रता गुणांक हो गया यहाँ पे बल, धारिता गुणांक रूप में हो गया यहाँ पे विस्थापन। इसी प्रकार से विद्युत कार्य, तीव्रता गुणांक विभवांतर, धारिता गुणांक कूलाम। प्रसार कार्य, तीव्रता गुणांक रूप में हम लिया दाब, धारिता गुणांक क्या है, आयतन में परिवर्तन। दाब इंटू आयतन में परिवर्तन को प्रसार कार्य कहते हैं। और इस अध्याय में हम इसी कार्य के बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, W = mgh। m क्या है यहाँ पर, मास, द्रव्यमान, g ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बोलो उसको, गुरुत्वाकर्षण, और h जो है हाइट है, ये इसको बोलेंगे हम ऊंचाई। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है आपने पहली क्लासेस में भी कई बार देखा होगा, पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पर यदि ये बोलें कि h में बढ़ोतरी हो रही है, या h जो है वो पॉजिटिव है, ऊंचाई बढ़ रही है, तो इसका क्या अर्थ हुआ। ऊंचाई कैसे बढ़ेगी, मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, ऊंचाई बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि हम यूं ऊपर की ओर जा रहे हैं, सिस्टम से पारिपार्श्विक की ओर जा रहे हैं, यही है ना तात्पर्य इसका। अर्थात हम वस्तु को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं या उठा रहे हैं, अर्थात कार्य पारिपार्श्विक में हुआ है। या हम ये भी कह सकते हैं कि कार्य का प्रवाह तंत्र से पारिपार्श्विक की ओर हो रहा है। इसी प्रकार यदि h निगेटिव हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइट से हम नीचे की ओर आ रहे हैं, सिस्टम की ओर, अर्थात वस्तु नीचे की ओर आ रही है, या हम कह सकते हैं कार्यतंत्र में हुआ है, या ये भी कह सकते हैं कार्य का प्रवाह पारिपार्श्विक से तंत्र की ओर हो रहा है। तो कुल मिलाकर हम यह निर्णय निकाल सकते हैं कि जब कार्य तंत्र से पारिपार्श्विक की ओर हो, क्या हो रहा है यहाँ पे, W कहां से कहां हो रहा है, तंत्र से पारिपार्श्विक की ओर। तब W को हम धनात्मक द्वारा व्यक्त करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर h क्या है, पॉजिटिव है, बढ़ रही है, h बढ़ रही है, तो W भी पॉजिटिव होगा। और इसका उल्टा, जब कार्य पारिपार्श्विक से तंत्र की ओर प्रवाहित हो रही है, तो W क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, h भी निगेटिव हो रहा है, मतलब ऊंचाई घट रही है। ठीक है, इस चीज को अच्छी तरह से समझ लें। लेकिन नए या नवीनतम परिपाटी के अनुसार तंत्र द्वारा कार्य करने पर W का मान ऋणात्मक। ठीक है, अब जो नया परिपाटी है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, W नेगेटिव होता है, कब, जब तंत्र द्वारा कार्य किया जाता है, और W का मान पॉजिटिव होता है, कब, जब पारिपार्श्विक द्वारा कार्य किया जाता है। ये फिजिक्स में आप लोग इसी प्रकार से पढ़ोगे। ठीक है, कार्य तथा ऊर्जा की विभवाएं एक ही होती हैं, और स्टैंडर्ड एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल है। अतः कार्य व ऊर्जा परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं। कार्य एक बीजीय राशि है, अतः इनके मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं। कार्य एक पथ फलन होता है, और इसलिए
इसे उष्मागतिक राशि नहीं मानते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आपको, कार्य क्या होता है, पथ फलन, अवस्था फलन नहीं है। अवस्था फलन कौन सा होता है, जिसके वैल्यूज प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता हो, वो तो होता है अवस्था फलन। और जिनके मान पथ पर निर्भर करता है उसको बोलते हैं हम पथ फलन। तो कार्य क्या है हमारा, पथ फलन है, और इसीलिए इसको हम अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चीज समझ गए होंगे आप लोग। अब हम बात कर लेते हैं उष्मा या ऊर्जा या हीट की। यह उष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप है। जिस ऊर्जा के कई रूप हमने बताए थे पहले भी, विद्युत ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, बाह्य ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उसी प्रकार से उष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है जिसे कार्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उष्मा ताप के कारण होता है। उष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहां पर हीट की। ये क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, और हीट क्या हो रहा है यहाँ पे, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर प्रवाहित होता है, और उष्मा जो है ताप के वजह से ही होता है। उष्मा को हम स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं। स्मॉल लेटर्स यूज कर रहे हैं, इसका मतलब यह भी एक पथ फलन है। कार्य की तरह उष्मा भी एक बीजीय राशि है, अतः इसके मान भी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं। उष्मा का मान अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता है, अतः यह अवस्था फलन नहीं है, पथ फलन है, जैसा कि मैंने पहले भी अभी बता चुका हूं। और कार्य की तरह उष्मा का अवकलन अयथार्थ अवकलन होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ऊर्जा की। ऊर्जा, एनर्जी, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, या यांत्रिक ऊर्जा भी बोल सकते हैं इसको। कार्य करने की क्षमता यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अब ऊर्जा को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा है हमारा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा कैसे होता है, बल क्षेत्र में वस्तु की स्थिति का। यदि कोई भी वस्तु बल क्षेत्र में स्थित है तो उसकी वजह से जो भी ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। और गतिज ऊर्जा वस्तु के यांत्रिक गति के कारण होता है। ठीक है, तो तंत्र की कुल ऊर्जा जो हुई वो किसके बराबर हुई, इन दोनों ऊर्जाओं का योग, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ये किसके बराबर हो गया, तंत्र की कुल ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, कुल ऊर्जा तंत्र की होती है। ऊर्जा के कई रूप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसमें ऊर्जा हो गया, फिर विद्युत ऊर्जा हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया, रासायनिक विकिरण आदि। रासायनिक तंत्र की ऊर्जा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, रासायनिक तंत्र की ऊर्जा की बात कर रहे हैं। इसको हमने दो भागों में विभाजित किया है। पहला एक्सटर्नल एनर्जी, बाह्य ऊर्जा, और दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, बाह्य ऊर्जा जो है यह तंत्र की कुल ऊर्जा, जैसे कि ऊपर बताया मैंने, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होती है। रासायनिक परिवर्तनों में इस ऊर्जा का कोई महत्व नहीं होता है, अतः हम इसको यहां पर नेग्लेक्ट कर देते हैं।
तो जो उष्मागतिकी के हिसाब से जो हमारे इम्पोर्टेंट ऊर्जा है वो है आंतरिक ऊर्जा, रासायनिक परिवर्तनों के लिए। तो आंतरिक ऊर्जा उष्मागतिकी की अत्यंत महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। विभिन्न प्रक्रियाओं में मुक्त व अवशोषित ऊर्जा से स्पष्ट होता है कि एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा प्रत्येक सब्सटेंस से संबद्ध होती है या जुड़ी हुई होती है। ठीक है। ऊर्जा का यह मान सब्सटेंस या पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति कौन कौन से हो सकती है, जैसे अणुओं में परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था क्या होती है। अगर परमाणु और इलेक्ट्रॉन की अलग अलग व्यवस्था के हिसाब से पदार्थ की प्रकृति निर्भर करती है। इसके अलावा ताप, दाब, आयतन या संगठन पर निर्भर करता है। यह ऊर्जा वस्तु में हो रहे आंतरिक प्रक्रमों से संबंधित होता है। तो आंतरिक ऊर्जा जो है वो क्या है, किसी भी पदार्थ के अंदर हो रहे आंतरिक प्रक्रमों के वजह से जो भी ऊर्जा होगी वह आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। और इसका मान किस पर निर्भर कर रहा है, पदार्थ की प्रकृति में निर्भर करता है, उसके ताप पर, दाब पर, आयतन, संगठन आदि पर। इसमें अणुओं की स्थानांतरण तथा घूर्णी गतियों की ऊर्जा तथा अणुओं के अंदर परमाणु या परमाणु समूहों की कंपन गति की ऊर्जा सम्मिलित होती है। तो कुल मिलाकर जो महत्वपूर्ण से 3 चीजों का योगदान है अणुओं के अंदर, एक तो बताया मैंने स्थानांतरण गति जो होती है उसके वजह से, दूसरा जो घूर्णी गति होती है उसके वजह से, और तीसरा जो कंपन गति होती है। इन तीनों के वजह से ही अणुओं के बीच पदार्थ के अंदर आंतरिक ऊर्जा पाया जाता है। ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण गतिज तथा इलेक्ट्रॉनों की परस्पर प्रतिकर्षण व नाभिक के प्रति आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा भी होती है। ठीक है। इसमें रासायनिक बंधन ऊर्जा व परमाणुओं की नाभिकीय ऊर्जा आदि कई प्रकार की ऊर्जाएं आंतरिक प्रक्रमों से संबंधित होती हैं तथा इन्हें इसीलिए सामूहिक रूप से नैज या आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। आंतरिक ऊर्जा को हम नैज ऊर्जा भी कहते हैं, नैज या आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो अपना ध्यान रखना है इसमें कि आंतरिक ऊर्जा है जो है वो किस किस वजहों के कारण होती है। तो मुख्य वजह है अणुओं के अंदर स्थानांतरण गति, घूर्णन गति और कंपन गति। इसके अलावा जैसे बताया मैंने इलेक्ट्रॉनों के जो आकर्षण है, नाभिक के प्रति आकर्षण होता है और आपस में प्रतिकर्षण है, इन वजहों से भी आंतरिक ऊर्जा होती है। आंतरिक ऊर्जा को हम अंग्रेजी के कैपिटल ई या कैपिटल यू से व्यक्त करते हैं। तो आप लोग इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, किसी भी एक प्रचलित सिंबल को लेकर चलो, या तो ई लेकर चलना है या आपको यू लेकर चलना है। ठीक है। किसी तंत्र की निरपेक्ष मान, ऊर्जा का निरपेक्ष मान ज्ञात करना संभव नहीं होता है। अतः तंत्र में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को ही मापा जाता है तथा उष्मागतिकी का संबंध अभिक्रिया में होने वाले उष्मा या ऊर्जा परिवर्तन से ही होता है। इसे डेल ई या डेल यू द्वारा, उष्मा जो ऊर्जा परिवर्तन है डेल ई या डेल यू द्वारा व्यक्त करते हैं। और डेल ई का मतलब क्या हुआ पहले बता चुका हूं मैं आपको कि ई का अंतिम मान, अंतिम अवस्था का मान माइनस ई का प्रारंभिक अवस्था पर जो वैल्यू होता है वो डेल ई हो जाएगा। या हम यूँ कह सकते हैं कि कोई भी परिवर्तन अवस्था 1 से अवस्था 2 की हो रही है तब क्या होगा,
डेल ई इज इक्वल टू अंतिम अवस्था कौन सा, E2 माइनस प्रारंभिक अवस्था। तो इस प्रकार से हम ई का मान, ऊर्जा का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है। यदि डेल ई या डेल यू मुक्त होता है, अगर ये ऊर्जा मुक्त होती है तो इससे हम नेगेटिव चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। नेगेटिव चिन्ह का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, जब E1 इज ग्रेटर देन E2 होगा, तभी तो नेगेटिव मान आएगा डेल ई का। तथा यदि ऊर्जा अवशोषित होती है तब डेल ई को हम पॉजिटिव चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, मुक्त हो रही है तो नेगेटिव चिन्ह द्वारा, और अवशोषित हो रही है तो पॉजिटिव चिन्ह द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। पॉजिटिव चिन्ह कब होगा, जब E2 इज ग्रेटर देन E1 होगा, यह अंतिम अवस्था का ऊर्जा का मान प्रारंभिक अवस्था की ऊर्जा से अधिक होगा। किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा एक निश्चित मात्रा होती है और अवस्था का फलन होती है। चूंकि आंतरिक ऊर्जा वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है, अतः यह मात्रात्मक गुण होती है। अनंत सूक्ष्म ऊर्जा परिवर्तन, जिसको हम किसे इंडिकेट करते हैं, DE, सूक्ष्म ऊर्जा परिवर्तन को, और ज्यादा ऊर्जा परिवर्तन होता है तो जैसे कि उन्होंने व्यक्त किया है डेल से। अनंत सूक्ष्म ऊर्जा परिवर्तन DE यथार्थ एग्जैक्ट अवकल होता है। किसी भी चक्रीय प्रक्रम में ऊर्जा परिवर्तन का मान 0 होता है। अभी हमने एक शब्द का यहाँ पे बात करी, यथार्थ या एग्जैक्ट अवकल। यथार्थ अवकल किसका होता है, जो भी अवस्था फलन होते हैं वो उनका यथार्थ या एग्जैक्ट अवकल होता है। तो जैसे हमारे पास E है, इसका यथार्थ अवकल ज्ञात करना हो तो माना कि E जो है वह आयतन और ताप का फलन है, तब यथार्थ अवकल DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV प्लस डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V dt। इस प्रकार से हम किसी भी अवस्था फलन का यथार्थ अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ वर्क, ऊर्जा प्रसारण कार्य।